सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। हाँ अभी मैंने स्टार्ट, सही बात है, अभी स्टार्ट किया मैंने। ओके, सो एक बार फिर से वेलकम बैक एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर सेफ, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, योर टीचर and your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new of learning. तो फ्रेंड्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको शायद 8th 9th 10th स्टैंडर्ड्स के नॉलेज से पता होगा कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड व्हाइल द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा? क्यों तो ऐसा इसलिए बिकॉज जो डेफिनेशन है स्पीड का, जो स्पीड का जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्पीड इज इक्वल्स टू a total distance traveled upon time and the velocity is nothing but it is the distance traveled, it is a displacement. velocity का मतलब हुआ displacement upon time है। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस खुद ही स्केलर है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो स्पीड, उसके ऊपर जो स्पीड मिलेगा वो भी स्केलर ही होगा। while displacement itself is a vector। हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन, मोशन अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, अगर मोशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। तो मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर, मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन आता है। A direction is there in the displacement. So the quantity which consists of this quantity which consists of direction and the magnitude is called the vector quantity. So इसका मतलब ऐसा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट खुद ही वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर ही होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट द वेलोसिटी बिकम्स वेक्टर। सर बट मैग्नीट्यूड मतलब? क्या बोल रहे हो? मैग्नीट्यूड का मतलब? मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू। ओके। जैसे मैं ऐसा बोलूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज कि मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरा जो स्पीड है वो मैं ऐसा बोलता हूं कि 30 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर मुझे बोलना है कि मेरा वेलोसिटी क्या है तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि मेरा जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर एंड उसको मुझे ऐसा, उसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स दी नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ अगर मैं बोलता हूं तो वही चीज वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने वर्ड में लिखा है वो दिखा रहा है डायरेक्शन, और ये 30 किलोमीटर पर आवर जो है दैट इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा गलत बात है। गलत ये है कि मैंने यहाँ पे स्पीड लिखा एंड वेलोसिटी लिखा। आई कैन नॉट राइट अ स्पीड और वेलोसिटी देयर। क्वेश्चन इज दैट कि क्या बोल क्या रहे हैं ये सर? मैं बताऊँ आपको। सपोज कि आप घर से निकलते हो, आप सपोज के साइकिल या स्कूटर में से साइकिल या स्कूटर में निकलते हो, तो आपका जो स्पीड है क्या वो थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द जर्नी क्या वो सेम रहेगा? नो सर। नो ऑब्वियसली। कभी ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड आप कम करोगे। अगर ट्रैफिक नहीं है तो आपका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा। नॉन यूनिफॉर्म। ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है बीच में तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। मतलब द थ्रू आउट द जर्नी यू विल चेंज योर स्पीड नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यूअसली। तो फ्रेंड्स तो फिर ये गलत हो गया। तो ये जो स्पीड है ना वो तो चेंजिंग क्वांटिटी, मतलब ये वेरिएबल है। मतलब आप जब जर्नी करते हो तो आपका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होता है एंड दैट इज व्हाई this is not the speed or velocity, it is said to be a average speed and average velocity, and that's why the proper word is not the speed, it is the average speed and average velocity of the whole journey. तो आपका जर्नी, जब जो भी आपका जर्नी है तो दैट जर्नी अगर आपको उसका एवरेज स्पीड निकालना है तो आपका पूरा जर्नी का आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और डिवाइड बाय टाइम करना है तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। आपके पूरे जर्नी का पाथ लेंथ अगर फाइंड करते हो और डिवाइड बाय टाइम करते हो तो दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड। तो फ्रेंड्स ये एवरेज वर्ड क्यों लगाना पड़ा है आपको समझ में आया ये?
बिकॉज स्पीड या वेलोसिटी तो आपका कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो ये जो चीज है जो हम फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, तो ये स्पीड या वेलोसिटी नहीं है, इट इज मोर प्रिसाइसली इट इज अ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो नाउ यू इट इज अंडरस्टूड क्लियरली व्हाई वी शुड यूज द वर्ड एवरेज। Yes, sir. ओके, सो फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत तो सारे नहीं बट 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ के बारे में 3-4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। एम आई राइट? Yes, sir. तो अगर Yes, आप sir. डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो वो सारे क्वेश्चन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं, खाली वहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम, वो सारे क्वेश्चन में अगर टाइम दे देते हैं, अगर टाइम दिया हुआ है, तो अगर आप पाथ लेंथ को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो Yes. ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। ये सारे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है। तो देखो, ये डिस्कस किया हमने, एक्सप्लेन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो जो डिफरेंसेस, whatever the differences are there between the displacement and path length, वही differences हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट? चलो कोई बताएगा। Path length is the total distance covered, and displacement is the difference between initial position and final position. More precisely, the shortest distance. Shortest path. हाँ, Shortest path. yeah, exactly, shortest distance or shortest path between the initial and final position. Okay, that's true, that is number one. तो यहाँ, Path length is always positive yeah, exactly, and path length velocity is positive, always negative and positive, zero. while displacement is a positive, negative or zero. Similarly, the same difference we can apply for Speed and velocity. speed and average velocity. तो हम अगर Path length is always greater than displacement. वेरी गुड, तो यहाँ पे हमको ऐसा भी पता है कि पाथ लेंथ इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। तो वही यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के में। तो अब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हम अप्लाई कर सकते हैं? तो नंबर 1, एवरेज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी while average velocity is a vector quantity. Number 1. Number 2, speed can never be negative, it is always positive, while average velocity can be zero, can be positive, can be negative. Number 3, average speed is either equals to the average velocity or it is always greater than the average velocity. तो स्पीड का जो वैल्यू है, एवरेज स्पीड का वैल्यू, ये या तो एवरेज वेलोसिटी जितना होगा या एवरेज स्पीड का वैल्यू ऑलवेज एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगा। तो जो डिफरेंसेस हमने पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट में हमने जो डिस्कस किए थे, वही डिफरेंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज खत्म हो गया, आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। उसके नीचे डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं, तो आप एक बार रीड कर लेना। सिंपल सी चीज है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल करोगे तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल करोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। उसके बाद मैंने उसके सारे का डिफरेंसेस लिखा हुआ है। बट सोचो फ्रेंड्स कि हम ये जो चैप्टर है ना, उसमें वन डायरेक्शनल मोशन है, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सो ऑन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, इट विल बी कम्स आउट टू बी सेम, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में है तो जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका पाथ लेंथ होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वन डायरेक्शनल मोशन करता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका पाथ लेंथ एंड उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, मतलब उसका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी सेम रहेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग में बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। सर बोलो सर, डिस्प्लेसमेंट लेस देन पाथ होता है या डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू पाथ लेंथ? लेस देन और इक्वल टू, भैया और इक्वल टू हो ही सकता है ना, अभी तो मैंने बताया
वो और इक्वल्स टू कब होगा? जब जो पाथ है वो लीनियर है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर पाथ में मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ सेम हो जाएगा। तो क्लियरली अगर मैं ऐसा बोलूं, इसका मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा ना? हाँ, मोड ऑफ, मोर प्रिसाइजली मोड ऑफ, एग्जैक्टली। तो बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, वेरी गुड। तो अगर, बट अब जब मैं ऐसा बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका मैग्नीट्यूड ही समझना है। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली अगर लिखना है, तो मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मोर एग्जैक्ट प्रिसाइजली अगर लिखना है, तो मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल्स टू पाथ लेंथ or it is a less than path length. So this is the exact thing you can say. अगर डिस्प्ले सर को x बोल देता हूँ, पाथ लेंथ को y बोल देता हूँ, तो कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि x अपॉन y का रेशियो क्या होगा, तो इट इज ऑलवेज लेसर इक्वल्स टू 1 होगा। सर ये कुछ समझ नहीं आया, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहना था? हाँ, मोड मैंने इसलिए लिया बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसका मोड लेने से क्या बेनिफिट रहेगा कि वो नेगेटिव निकल जाएगा। ओके सर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, मतलब वो नेगेटिव साइन जो है वो चला जाएगा, है ना? हाँ, वो नेगेटिव साइन चला जाएगा। वैसे यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो हम इसलिए बता रहे हैं कि उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए। वैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मीनिंग डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है। नेगेटिव साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो, वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज जस्ट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, बट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो नेगेटिव साइन हमको लिखना ना पड़े, तो उसको लिए मैंने उसको मोड में लिख दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो मैंने बताया ना, ऐसा पूछते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर टू बी एक्स एंड पाथ लेंथ इज कंसिडर टू बी वाई, देन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसा दिया होगा कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन वाई ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन x अपॉन वाई लेसर इक्वल्स टू 1, डी ऑप्शन x अपॉन वाई ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ऐसे सब ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x बोल दे एंड पाथ लेंथ को y बोल दे तो। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्टकट हम निकालने वाले हैं। कुछ शॉर्टकट्स हम यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ओके, 2 questions basically we are going to learn. चलो, किसको लाना है पिक्चर में बोलो? आलिया को ले आए थे लास्ट में, तो अब किसको लाएंगे? किसको लाना है बोलो, आप बोलो, उसको ला देते हैं। ओके, प्रियंका को लाते हैं। चलो, प्रियंका बेन travels half of the distance with the speed of v1 and remaining half part of distance with the speed of v2. Find her average speed.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि जो टोटल डिस्टेंस प्रियंका को ट्रैवल करना है, तो उसमें से उसने क्या किया कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस शी हैड ट्रैवल्ड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस with the speed of v1 and remaining half distance is traveled by the speed v2 और फाइंड करना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग मुझे ये बताओ कि एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज v1 plus आप v2 upon Total distance upon टोटल डिस्टेंस अपॉन time. टोटल टाइम taken. बट दैट इज द नेट टाइम। इज दैट ट्रू? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, चलो sir. अब ऐसा सोचते हैं कि जो प्रियंका बहन को जो टोटल डिस्टेंस जो है ना, assume that the total distance is a d। ये जो डिस्टेंस है वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि d है, बट जो टोटल डिस्टेंस d है उसमें से ऐसा दिया गया है कि जो हाफ जो डिस्टेंस है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब 3/2. तो ये d/2 डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम उसका ट्रैवल करने के टाइम उसका वेलोसिटी क्या है प्रियंका बहन का? V1. तो ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है that is traveled with the speed of v1 एंड अज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना वो t1 टाइम इंटरवल में ट्रैवल हो रहा है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है ना वो t1। किसी का माइक चालू है फ्रेंड्स, प्लीज आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। और दूसरा जो हाफ डिस्टेंस है उसके अंदर उसके दौरान प्रियंका का वेलोसिटी जो है ना वो v2 है एंड अज्यूम करते हैं कि टाइम जो है वो t2 है। अब कोई भी किसी भी क्वांटिटी का अगर एवरेज निकालना है तो इसका ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, दैट इज द साइन फॉर द एवरेज। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज को इस साइन से भी शो कर सकते हो। तो दैट बोथ आर द दिस बोथ द साइन ऑफ द एवरेज। तो एवरेज स्पीड मुझे निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एवरेज स्पीड क्या है? तो भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कहाँ कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस तो d है, d/2 प्लस d/2 मतलब d ही होगा। और मुझे ये बताओ टोटल टाइम कितना है? T1. t1 प्लस t2। T2. चलो चलो यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके फाइन। आंसर देने के बाद प्लीज आपका स्पीकर बंद कर दीजिएगा। सर t1 t2 को t नहीं लिख सकते खाली? तो पहले t1 प्लस t2 को t लिखो और t के बदले फिर t1 प्लस t2 लिखो। चलो टोटल डिस्टेंस इज t, टोटल डिस्टेंस जो है वो d है एंड टोटल टाइम t है। अब फिर t क्या है? तो कि भाई t1 प्लस t2 है। चलो अब चलेगा? हाँ ओके यस सर। अब मेरी बात सुनो, हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या? Distance upon. या डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम। अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? Distance upon speed. वेरी Distance गुड। into speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना भैया। Upon. तो फॉर द फर्स्ट, तो ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे फॉर द फर्स्ट, अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट हाफ पार्ट, फॉर फर्स्ट हाफ पार्ट। तो फर्स्ट हाफ पार्ट के लिए टाइम कितना है फ्रेंड्स? फर्स्ट हाफ पार्ट के लिए टाइम कितना है? t1 t1 है। t1 डिस्टेंस कितना है? d1 t divided by 2। d/2 है, d/2 है फ्रेंड्स। एंड स्पीड कितना? D/2 divided by V1. v1। तो कैन आई से इट इज अ d/1?
Is it okay? Yes, sir. Remaining half part. For a remaining half part, वापस से ये फॉर्मूला अप्लाई करो. तो टाइम रिमेनिंग हाफ पार्ट के लिए टाइम कितना है? अरे बोल दो. T2. D by वहां 2 पे and डिस्टेंस कितना होगा? D by 2. तो ये हो D जाएगा by 2v2. friends, हाँ d/2v2. अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 है उसका जो वैल्यू है मैं इक्वेशन 1 में प्लेस करूंगा. सो फ्रॉम द इक्वेशन okay, so I can say from equation number 1 अब मुझे फाइंड करना है एवरेज स्पीड. तो न्यूमरेटर को तो डी ही रखते हैं बट डिनोमिनेटर में t1 प्लस t2. सो इन प्लेस ऑफ t1 आई कैन राइट d/2v1. इन प्लेस ऑफ t2 आई कैन राइट d/2v2. तो क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया यहाँ तक? yes sir. Yes, sir. डी जो है ना वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर Yes. का और वो कैंसल भी हो जाएगा. ये जो डी है ना वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कॉमन निकल के कैंसल भी हो जाएगा. चलो यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes sir. ओके अब ये जो 1/2 में देखो 1/2 दोनों में है. तो 1/2 विल बी टेकन कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर. तो 1/2 डिनोमिनेटर में तो मतलब ऐसा हुआ कि 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2. अब एलसीएम लेते हैं, ना एलसीएम लेते हैं 2v1 upon तो v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 होगा डिनोमिनेटर में. अब डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर. तो फाइनली ये जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है ना वो आपको ये मिलेगा 2v1 2v1 v2 upon v2. अपॉन v1 प्लस v2. तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है वो आपको एज ए शॉर्टकट याद रखना है. बट ये शॉर्टकट आप कब अप्लाई कर सकते हो? दिस शॉर्टकट यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट. दिस इज अ शॉर्टकट. But when you are able to apply this shortcut you can apply when so this is the shortcut apply for 2 equal part of a distance, total distance. तो क्या ये फ्रेंड्स ये शॉर्टकट आपको समझ में आया? सर वो एक बार फिर से समझा था ना, वो इक्वेशन आपने पुट किया ना 2 और 3 1 में. हाँ तो t1 एंड t2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने. देखो इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है आपको, उसमें न्यूमरेटर तो d है. अब डिनोमिनेटर में क्या है फ्रेंड्स? t1 एंड t2 है. तो मैंने t1 का वैल्यू t1 का वैल्यू एंड t2 का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, दैट शीट. और बाकी तो सिंप्लीफाई ही किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ है. जस्ट हैड प्लेस द वैल्यू ऑफ द t1 एंड t2 इन द इक्वेशन नंबर 1 एंड देन आफ्टर आई जस्ट हैड सिंप्लीफाइड द इक्वेशन, दैट शीट. सर वो डी की प्लेस पे 1 कैसे आया वो एक बार? कौन सा d के प्लेस पे 1 इसलिए आया बिकॉज ये न्यूमरेटर में d है और डिनोमिनेटर में क्या है भैया? d/2v1 प्लस d/2v2 है क्या नहीं? तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर में से d को मैं कॉमन ले सकता हूँ. तो 2v1 प्लस 1/2v2. तो ये समझ में आया भैया? अब यस यस हाँ यस ओके चलेगा? इज इट ओके? सर तो सर इधर बोला कहाँ है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस इक्वल है दोनों पार्ट में? वो तो अनइक्वल भी हो सकते हैं ना कि रिमेनिंग पार्ट. अरे यहाँ पे लिखा है ना हाफ पार्ट. हाफ का मतलब क्या होता है? अच्छा वो अच्छा सॉरी. हाँ तो हाफ का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड्स?
ओके, इज इट ओके फ्रेंड्स? Okay, sir. यस चलो, और इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी लॉजिक को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो शॉर्टकट है ना, उसको थोड़ा और मैं एक्सटेंड करता हूं। सो फॉर a 3 equal part of a distance, ये फ्रेंड्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। कैसा दिया हुआ है कि भाई पर्सन travels one third of the distance with the speed 10 meter per second, then remaining one third is cut with the speed of a 20 meter per second, and the last one third distance is last one third part is covered with the velocity 30 meter per second, then what is the average velocity? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं पता है आपको? v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3 करते हैं। वो नहीं आएगा भैया, ऐसा नहीं है। तो अगर 3 इक्वल पार्ट है तो उसका एवरेज जो स्पीड है ना, इसी मेथड से आप ट्राई करना। तो क्या मिलेगा आपको? ये वहां पे मिलेगा d अपॉन 3. प्लस t3। मतलब आप करना, घर पे करना आप, तो आपको ये शॉर्टकट मिलेगा 3v1 v2 v3। सर मतलब 2 की जगह पे 3 रखना है ना? अब आप सोचना, थोड़ा सोच, आप भी थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच के करना, ये हो जाएगा आपसे। आई एम श्योर यू विल डू इट, यू कैन डू इट। ओके, सो दिस विल बी फॉर द 3 इक्वल पार्ट इन डिस्टेंस। अब और एक शॉर्टकट फॉर n इक्वल पार्ट्स। ये शॉर्टकट मैं वैसे ही नहीं सिखा रहा हूं फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर n इक्वल पार्ट, फॉर n इक्वल पार्ट इन द टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस में अगर n इक्वल पार्ट है तो इसके लिए शॉर्टकट ये आएगा 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 upon vn. So if n number of equal parts is there, then the shortcut will be like this. My mistake here, it should be n. Okay, this will be the shortcut. सर ये कैसे प्रूव करें? अरे वो ट्राई करना आप, हो जाएगा। ये होगा ट्रैक शॉर्टकट। अच्छा, आप बोलते हो कि ये कैसे प्रूव होगा? चलो मैं प्रूव करके देता हूं। वैसे ये काम आपको करना था, आपको सोचना था। फिजिक्स के अंदर फ्रेंड्स सोच जरूरी है। आप जितना सोचोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। बट अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ना, अभी फिजिक्स का अभी आपका 11th का थोड़ा स्टार्टिंग है, तो अभी आपको मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ। बट आप जितना आप सोचोगे ना उतना आपको बेनिफिट होगा। बट अभी तो थोड़ा स्टार्टिंग है ना, तो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे होता है। चलो देखो, n इक्वल पार्ट है तो मुझे ये बताओ कि इनिशियल फॉर्मूला क्या रहेगा? आई शुड राइट, लिखना पड़ेगा मुझे t1 प्लस t2 मतलब अप टू n tn। इज इट ट्रू? देखो ये बराबर है, हाँ सर। तो d अपॉन t1 प्लस t2 अप टू tn होगा। चलो अब मुझे बताओ कि t1 का वैल्यू क्या लिखना चाहिए मुझे? t1 का वैल्यू क्या होगा? c2 d डिवाइडेड बाय 2 अपॉन v1। 2 नहीं, D by N. इज दैट अंडरस्टूड? यस। Kostov, हाँ सर। is it understood? यस सर। ये t1 जो है ना, हाँ तो सर। यहाँ पे d by 2 के बदले कितना part होगा? d by n, तो d by n v1, d by n v2 एसेट्रा। ओके सर, ओके। हाँ हाँ सर। अब d कैंसिल हो जाएगा सब में से, तो 1 अपॉन n v1 प्लस 1 अपॉन n v2 अप टू 1 अपॉन n vn। अब सभी में से n कॉमन और n ऊपर चला जाएगा, तो n ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 अप टू 1 अपॉन vn। तो अब क्या करेंगे? अब मैं ये 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 को सब जगह इक्वेशन बना देता हूं। तो क्या हो जाएगा?
n by v बार आ जाएगा ना, देखो ये आ गया। इज इट ओके? Yes, sir. तो फ्रेंड्स दीज आर द शॉर्टकट्स, बट ये जो सारे शॉर्टकट है वो किसके लिए है? वो अगर इक्वल पार्ट डिस्टेंस में अगर इक्वल पार्ट किए हैं तो उसके लिए है। अब और मैं आपको एक अलग सा क्वेश्चन में अभी सिखा रहा हूं, तो क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स? ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। हाँ सर। Yes, ओके, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आज रात तक उसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, यू विल गेटिंग द स्क्रीनशॉट। चलो मैं और एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूं। बोलो अभी किसको लाना है? चल प्रेरक बता दे अब किसको लाना है। प्रेरक, चिंतन। चिंतन को लाना है। ओके यस सर। ओके। सो चिंतन भाई, देखो आगे का जो क्वेश्चन था ना, द प्रीवियस क्वेश्चन इन विच आई हैड डिवाइड द डिस्टेंस इनटू इक्वल पार्ट, आई हैड डिवाइडेड द डिस्टेंस इनटू इक्वल पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं टाइम को इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, इक्वल टाइम पार्ट। को इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। ट्रैवल्स टाइम को इक्वली डिवाइड करना है तो क्या लिखेंगे हम? T divided by 2. हाँ, ट्रैवल्स ओके ओके, ट्रैवल्स फॉर, ओके इसका थोड़ा सेंटेंस बना रहा हूं मैं, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, ट्रैवल्स सम डिस्टेंस नहीं, सेंटेंस ऐसे बनेगा, ट्रैवल्स फॉर half of duration, half of the duration with the speed of v1 and remaining half duration with a speed v2. Find average speed of a Chintan bhai. V1 plus V2 or V1 plus V2 by 2. Perfect. कौन बोला? प्रियांशु। वेरी गुड। एवरेज स्पीड ऑफ अ चिंतन भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि मैंने क्या किया, जो भी ड्यूरेशन था ना, टोटल टाइम ड्यूरेशन, उसका हाफ ऑफ द टाइम ड्यूरेशन मेरा जो स्पीड है वो v1 है, और रिमेनिंग हाफ पार्ट के लिए जो स्पीड है मेरा वो v2 है। तो व्हाट विल बी द माय एवरेज स्पीड? तो वंस अगेन जो बेसिक है ना वो तो बेसिक ही रहेगा। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है? Distance upon time. या वेरी गुड। So the basic formula is average speed is always equals to average speed is always equals to total distance upon total time. So this is the basic equation. तो ये सबका बाप है, चाहे कोई भी हो, कोई भी केस हो, चाहे कोई भी केस ले लो, तो ये जो है ना वो बेसिक इक्वेशन है, वो तो लगेगा ही लगेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, जो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो उसके अंदर जितना भी टाइम लगेगा
अज्यूम करते हैं कि जो टाइम लगने वाला है ना वो टोटल टाइम इंटरवल टी है। अज्यूम कर लो कि टोटल टाइम इंटरवल टी है, तो क्या होगा कि जो टाइम इंटरवल है टी, तो उसका हाफ पार्ट कर दो तो t/2 हो जाएगा। तो उसमें जो मेरा वेलोसिटी है ना वो v1 है, और बाकी का जो हाफ इंटरवल है, इंटरवल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा जो टाइम इंटरवल है t/2, उसमें मेरा वेलोसिटी v1 v2 है। अब देखो ऑब्वियसली मेरा वेलोसिटी अलग अलग है, तो मैं जो डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा वो भी अलग अलग ही होगा। पहले हाफ टाइम के लिए मेरा वेलोसिटी थोड़ा कम है तो मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, बाकी के हाफ इंटरवल के लिए मेरा स्पीड ज्यादा है तो मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो अज्यूम करते हैं कि जो पहला जो डिस्टेंस है ना उसको d1 अज्यूम करते हैं, और दूसरा जो डिस्टेंस है उसको मैं d2 अज्यूम करता हूँ। तो अब मुझे ये डायग्राम मैंने जो ड्रॉ किया उसके ऊपर से मुझे ये बता दो कि मुझे फॉर्मूला में क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना चाहिए मुझे। तो ये फ्रॉम दिस डायग्राम मुझे ये बता दो कि क्या लिखना चाहिए मुझे एवरेज स्पीड में। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे ये बता दो कि एवरेज स्पीड मतलब एंगुलर ब्रैकेट v इज इक्वल टू, चलो अब टोटल डिस्टेंस मुझे कितना लिखना चाहिए, d डी t1 d1 plus d2। या तो यहाँ पे जो है d1 ना plus d2 वो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड एनीबॉडी विल टेल मी व्हाट इज द टोटल टाइम इंटरवल। T. d1 plus d2। अरे यहाँ पे t1 प्लस t/2 d2 क्यों plus लिख रहे t/2 हो? हाँ तो t/2 प्लस t/2 क्या होगा, t। t होगा। t होगा। तो यहाँ तक समझ में आया अभी। हाँ सर। चलो अब हमको ये तो पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसके ऊपर से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। तो ये जो फॉर्मूला है उसको मैं फॉर द फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन, फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन के लिए जो डिस्टेंस है ना वो तो d1 है, और फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन में स्पीड कितना है, v1 स्पीड जो है वो v1 है, v1 कितना है v1 t/2। into t/2। या एग्जैक्टली स्पीड इनटू द टाइम इंटरवल। एंड फॉर अदर हाफ, फॉर अदर हाफ, v2 into t। तो d2 क्या बनेगा फ्रेंड्स, v2। v2 into सो इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स। yes yes sir। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन 2 एंड 3 का जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन 1 में प्लेस करूंगा। सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, चलो इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर डिनोमिनेटर में तो t ही रहेगा, बट न्यूमरेटर में इन केस ऑफ d1 आई कैन राइट v1 V1 by 2 into t/2 plus v2 into t/2। by Is that 2. clear friends? So can I take t/2 common? Yes, sir. तो बाकी बचेगा v1 plus v2 by t, right? t कट हो जाएगा। अब ये tt कट हो जाएगा तो ये बचेगा v1 plus v2 by 2। So we got the shortcut। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि अगर डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड करते हो, अगर डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड करना है तो आपका शॉर्टकट रहेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एंड अगर टाइम को इक्वली डिवाइड किया है, टाइम को, तो आपका शॉर्टकट रहेगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये है ना वो आपके लिए एक नया शॉर्टकट है, इसका भी यूज होगा। तो आपको देखना है कि क्या पूछा हुआ है, टाइम को इक्वली डिवाइड किया है या डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड किया है। तो दिस इज द शॉर्टकट, बट फॉर व्हाट, फॉर टाइम
equal time. two equal interval of time, two equal part of the time. चलो इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं कि अगर n इक्वल पार्ट ऑफ द टाइम होता है, अगर n नंबर ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल, तो क्या होगा? बोलो। फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल, तो फ्रेंड्स क्या शॉर्टकट बनना चाहिए बताओ? तो इसको ही एन अच्छा पहले एक काम करते हैं, 3 कर देते हैं, पहले 3 कर देते हैं, फिर उसके बाद n का फाइंड करेंगे। तो 3 इक्वल इंटरवल के लिए क्या होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड फॉर n इक्वल V1 plus V2 plus V3 till Vn upon n. परफेक्ट, फॉर n इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो ये जो एवरेज स्पीड है दैट विल बी v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स ये सारा आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये सारे जो शॉर्टकट्स है ना वो फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ऐसा पॉसिबल है कि वैल्यूज दिया होगा, v1 v2 v3 का वैल्यूज देंगे, इस डायरेक्टली इसी फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको वैल्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे, तो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, नथिंग एल्स। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया पूरा चीज? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस के इक्वल पार्ट हो तो क्या शॉर्टकट कब लगाना है वो आप थोड़ा सोचना घर पे जाके। ओके, घर पे ही हो वैसे, बट इसको थोड़ा सोचना। तो लेट अस कम टू द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब हम कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो सारे ग्राफ्स है ना वो आपने वैसे ही एक्चुअली आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हो, तो भी ये पूरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा नया ये है आपके लिए यहाँ पे कि अच्छा मैथ्स में किसी को स्ट्रेट लाइन नाम एक चैप्टर है मैथ्स का, स्ट्रेट लाइन, तो क्या किसी ने या किसी मैथ्स के फैकल्टी ने स्टार्ट किया वो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर? No, sir. No, sir. ओके फाइन। ओके, तो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। फिजिक्स में कभी कभी मैथ्स के कंसेप्ट यूज होंगे। यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये जो तीसरा अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है, in this particular chapter we are going to use a mathematical concept like a differentiation, integration। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर के अंदर हम मैथ्स के बहुत हार्डकोर कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आएगा। बायोलॉजी वालों को there are no need to worry about this for the biology students, because whatever the mathematical concept is going to be used, I'm going to write down in the board, I'm going to write down in this whiteboard, so you should keep this thing in your mind। तो आपको थोड़ा मतलब ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को, अभी तो मैथ्स वाले स्टूडेंट का भी अभी तो वो सीखे नहीं है, तो उसके लिए भी वो ब्लैंक ही है, बट फ्यूचर में भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी मैंने मैथमेटिकल कंसेप्ट फिजिक्स में आने वाले हैं, तो वो जब आएंगे तब मैं उसको व्हाइट बोर्ड में लिख दूंगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, अभी जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, दैट इज अभी जो हम मैथ्स कंसेप्ट्स में आपको सिखा रहा हूं वो है स्लोप ऑफ अ लाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट।
किसी ने कमेंट मारा है, देख लेते हैं क्या कमेंट है। अच्छा, क्या फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर आ रही है। यस सर। सर ओके, सर थोड़ा कट होके आ रहा है। देखो मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। देखो पहली बात, नंबर 1, आपको ऐसी जगह पे बैठना है कि जहां पे इंटरनेट का स्पीड आपका, मतलब ऑल द 4 टावर्स, मतलब आपके मोबाइल में सारे टावर आ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको बंद कर दो। जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको बंद कर दो। एंड नंबर 3, आपका जो डेटा है उसको बचा के रखो। दिन में जो 1.5 GB या जो भी मिलता है उसको बचा के रखो। तो ये 3-4 चीज अगर ध्यान में रखोगे तो थोड़ा आपका, आपके साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। ये ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी मेरे साइड से कभी आपके साइड से ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। तो ये 3-4 चीज आप ध्यान रखना, तो ये मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर कोई y वर्सेस, ऑलवेज हम ऐसा ही बोलेंगे y वर्सेस x ग्राफ। तो फ्रेंड्स, अगर कोई ग्राफ है हमारे पास, कोई भी ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, तो उसका स्लोप जो होता है ना, तो वो, इसका स्लोप आप कर सकते हो, स्लोप कैन बी डिफाइंड बाय द tan थीटा। एंड अगर सोचो, थोड़ा सोचो, तो कैन आई से दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू, सोचो, जस्ट, एडजेसेंट बाय हाइपो। हाँ, एडजेसेंट अपन, क्या बोल रहे हो आप? एडजेसेंट बाय हाइपो। अरे गलत बोल रहे हो Opposite आप। upon adjacent. अच्छा हाँ, हाँ सॉरी। अच्छा, जस्ट मिनट, जस्ट आई नीड टू गो। Okay, friends, am I audible to you? यस यस सर। सर। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू cos तो क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब सर बराबर x है। अपॉन y एक्सिस। हाँ, तो फिर ये प्रियांशु, प्रियांशु आपकी आवाज है ना? हाँ सर। तो गलत बता दिया आपने। तो अपोजिट जो साइड है वो क्या है, कौन सा एक्सिस है, बताओ मुझे। वाई। ये y एक्सिस है, एंड एडजेसेंट y साइड अपॉन जो है वो x। x एक्सिस है। इज दैट क्लियर? y अपॉन x। ये चेंज इन द y कोऑर्डिनेट है। देखो, यहाँ से यहाँ पे हम जाते तो वो y कोऑर्डिनेट का चेंज होगा, और यहाँ से यहाँ पे जाते तो वो x कोऑर्डिनेट का चेंज होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चेंज इन द y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो ये जो अपोजिट साइड होती है दैट इज अ चेंज इन y कोऑर्डिनेट, एंड जो एडजेसेंट साइड होता है वो चेंज इन द x कोऑर्डिनेट। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो स्लोप होता है कोई भी ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज ऑलवेज चेंज इन द y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन द x कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? तो ये स्लोप का डेफिनेशन है। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्लोप। इसका हम कभी कभी यूज करेंगे। तो अगर जो ग्राफ, अगर अगर आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है, देखो और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा किसी क्वांटिटी के लिए, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और सपोज कि वो स्ट्रेट लाइन होता है, सपोज,
तो उसका कहीं पे भी आप स्लोप फाइंड कर दो, कहीं पे भी tan थीटा फाइंड कर दो, चाहे इनिशियल मोमेंट पे थीटा फाइंड करो, मतलब यहाँ पे थीटा फाइंड कर दो, या चाहे यहाँ पे थीटा फाइंड करो, या चाहे यहाँ पे थीटा फाइंड करो, तो सब जगह पे ये जो थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो कैसा रहेगा? Same. वो सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है तो सभी जगह पे उसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। बट अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कोई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो अगर उसका अगर हम स्लोप फाइंड करने का ट्राई करेंगे तो अलग अलग जगह पे उसका वैल्यू अलग अलग आएगा। कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है तो यहाँ पे जो थीटा फॉर्म होगा, यहाँ पे थीटा जो फॉर्म होगा अलग होगा, यहाँ पे जो थीटा फॉर्म होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो थीटा फॉर्म होगा वो अलग होगा, मतलब हर जगह पे थीटा अलग अलग होगा। तो अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसके अलग अलग रीजन में उसका स्लोप कैसा रहेगा? अनइक्वल। हाँ, अनइक्वल रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया? अगर जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो सब जगह पे स्लोप कांस्टेंट रहता है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका जो स्लोप है वो अलग अलग जगह पे उसका स्लोप मुझे अलग अलग मिलेगा। तो क्या ये बात आपके माइंड में सेट हुआ? ये समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्लोप फॉर slope for a straight line is constant everywhere. But if y versus x graph is not a straight line, then slope will not be remain constant. क्या ये चीज आपको समझ में आया? फ्रेंड्स ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। Yes, Yes, sir. चलो, sir. तो अब हम नया टॉपिक ले सकते हैं। अब जो टॉपिक का नाम है वो आप पहले खाली टॉपिक का नाम देखो। तो क्या लिखा है टॉपिक में, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो कभी आपको पूछने के लिए नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ अ x वर्सेस t ग्राफ, मतलब पोजीशन x इज अ पोजीशन, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज अ पोजीशन वर्सेस अ टाइम ग्राफ। So this is what is the name of the topic, position versus time graph. तो मुझे अलग अलग केस के लिए मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है when the object is at the rest. चलो वो सब तो बात की बात है, पहले मुझे ये बताओ कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, इसका मतलब ऐसा हुआ कि मुझे y एक्सिस पे क्या लेना है? पोजीशन, सॉरी। या एग्जैक्टली मुझे y एक्सिस पे x लेना है, मतलब पोजीशन लेना है। y एक्सिस पे मुझे x मतलब पोजीशन लेना है एंड x एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? टाइम लेना है। टाइम। तो फ्रेंड्स पहले तो मुझे ये बता दो कि इसका जो स्लोप है, मैथमेटिकल कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू ऑलवेज चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x, tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट।
यहाँ पे चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डेल्टा एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स सोचो, ये डेल्टा एक्स तो चेंज इन पोजीशन, मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, Yes. तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया, एंड अपॉन टाइम इंटरवल, तो ये तो कौन सा क्वांटिटी हो वेलोसिटी गया? मोर प्रिसाइजली एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मोर प्रिसाइजली एवरेज वेलोसिटी। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? तो सबसे पहला एमसीक्यू कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप आपको कौन सा क्वांटिटी देगा? द स्लोप ऑफ द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस अ विच क्वांटिटी? तो आप क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? एवरेज मीटर एवरेज पर वेलोसिटी। चलो अब मुझे पहला जो केस है, केस नंबर 1, उसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो कोई मुझे बताएगा कैसा ग्राफ मिलेगा मुझे? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसका ग्राफ सीधा कैसा सीधा मिलेगा? Parallel to पैरेलल टू वाई एक्स T. एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब x और y, x और t का वैल्यू सेम होगा। अरे भाई क्या बोल रहे हो कौस्तव, आप क्या बोल रहे हो? मतलब सर वो मतलब ऐसा एक जैसा बोलना होगा। चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए कि कोई भी टाइम हो, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका पोजीशन जो है वही का वही रहेगा, चाहे टाइम बढ़ने दो, टाइम को बढ़ने दो, बट पोजीशन को चेंज मत करो। तो मतलब ये जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, वो तो एक्स ही रहेगा। सपोज ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द x0 पोजीशन, तो इट विल बी रिमेन्स x0 थ्रू आउट द टाइम इंटरवल। यस सर। और ये कंपेटिबल है, हमारे लॉजिक के साथ कंपेटिबल है। सोचो, मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट एज द रेस्ट है, एट द रेस्ट, तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो। जीरो। हाँ, तो जीरो होना चाहिए। तो ये ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो भी देखो आप, ये इसका स्लोप भी जीरो ही है, वो सीधा स्लैंटेड है, मतलब इसका भी स्लोप जीरो ही है, देखो आप। तो लॉजिक है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमको पता है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ना, वही एवरेज वेलोसिटी है। तो अगर ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट है तो उसका वेलोसिटी जीरो रहना चाहिए, तो अगर वेलोसिटी जीरो रहना चाहिए तो उसका मतलब इसका स्लोप जीरो होना चाहिए। तो जीरो है, देखो हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया उसमें स्लोप जीरो ही है, तो ये कंपेटिबल है लॉजिक के साथ। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, सेकंड वन इज दैट व्हेन इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसका जो पोजीशन है वो बढ़ता जाएगा। एक्स डायरेक्शन मतलब पहले पोजीशन 1 था तो 2 था, 3 4 4, मतलब अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसका पोजीशन इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज हो जाए, होता रहेगा। तो चलो मुझे ये बताओ कि पहले तो बात ये है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, ग्राफ नंबर 2 अभी मैं सोच रहा हूं, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ नंबर 2 कैसा मिलेगा? तो स्ट्रेट लाइन। हमको ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। पैरेलल टू एक्स वो आएगा। नहीं होगा ना ऐसा, हाँ मतलब, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट है। और दूसरी बात कि उसका पोजीशन मुझे इंक्रीज करना है, तो देखो इसका पोजीशन इंक्रीज ही हो रहा है, इसका पोजीशन कुछ जीरो से लेके इंक्रीज, वो जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई और जगह से भी स्टार्ट हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो पोजीशन, इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द एनीवेयर, इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द x0 पोजीशन एज वेल। तो ऑब्जेक्ट x0 पे इनिशियली है, ऐसा सोच सकते हैं, इनिशियली वो x0 पे है, और फिर उसका, हाँ एक चीज कंफर्म है कि उसका पोजीशन बढ़ता रहता है, बिकॉज वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका जो है वो पोजीशन मुझे इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आप कोई भी कहीं किसी भी जगह पे अगर टेन थीटा फाइंड करोगे किसी भी जगह पे, तो आपको टेन थीटा कैसा इक्वल मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि उसका जो स्लोप है ना वो यूनिफॉर्म है, तो स्लोप यूनिफॉर्म रहना ही चाहिए ना। क्यों यूनिफॉर्म रहना चाहिए? बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है।
तो लॉजिक के साथ ये कंपेटिबल है। ये स्लोप का जो कंसेप्ट है वो ये ग्राफ के साथ मेल हो रहा है, उसका मैच हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. बताएगा ये तीसरा जो है उसका ग्राफ कैसे मिलेगा? तीसरा Sir, सर downward यही slope. देखो वो भी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म तो है ही। सर नीचे उसका- जाएगा। हाँ, उसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। नेगेटिव वो भी इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। बट उसका जो पोजीशन है ना उसको मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि पहले वो 50 पे था तो वो 25 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 0 पे आएगा। मतलब उसका पोजीशन डिक्रीज हो रहा है बिकॉज वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा भैया? तो उसका मुझे ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. Yes, बट sir. तो भी आप देख लो, Yes, sir. तो भी यहाँ पे भी देख लो, कहीं पे भी आप थीटा फाइंड करो, कोई भी जगह पे थीटा फाइंड करो तो थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज Same or equal. सेम ही रहेगा। तो मतलब ये दोनों पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो स्लोप सेम रहेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर उसका लाइन जो है वो एक्सेंडिंग है तो मतलब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव। और अगर उसका जो ग्राफ है वो डिसेंडिंग लाइन है, डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन है, उसका मतलब कि उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बट वो डिसेंडिंग है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या ये चीज समझ में आया आपको? Yes, sir. चलो अब जो फोर्थ वन है वहां पे दिया हुआ है कि भाई जो है ना वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ऐसा हुआ Yes, sir. कि उसका वेलोसिटी, PV लाइन है। तो उसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? तो फिर Exactly. वो टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो चलो अब मुझे ये बताओ कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसके लिए है? अच्छा, ये दोनों ग्राफ जो है वो किसके लिए है? दोनों ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ये जो सेकंड एंड थर्ड जो दोनों है ना वो दोनों यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। वो दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ओनली द डिफरेंस इज इन द सेकंड ग्राफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द x direction Extending. and in the third graph the object is moving in the negative x direction. Descending. हाँ, तो ascending line is indicating positive direction, descending line is indicating the negative direction. Is that clear to you friends? Yes. और ये जो फोर्थ वन है वो किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। यूनिफॉर्म। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको ये पूरा चीज मतलब ये ग्राफ के स्लोप के साथ वो कंपीट हो रहा है, कंपेटिबल है? तो क्या ये पूरा टॉपिक समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Is that clear? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया। तो आज मैंने आपको दो ही क्वेश्चन करवाए, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो भी आप कह सकते हैं कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी व्हिच रिप्रेजेंट द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि एट द रेस्ट, तो सी ग्राफ। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ऐसा हुआ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब वो एक्सेंडिंग, एंड नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डिसेंडिंग लाइन आएगा। जी ये descending. 9th क्वेश्चन भी साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं कि खत्म कर दिया मैंने। पर सर इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा कुछ तो नहीं कहना लिखा है? पड़ेगा, आपकी बात एकदम सही है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, और साथ में बताना पड़ेगा कि जीरो वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। ओके, इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर तो फ्रेंड्स ये आज मैंने आपको टॉपिक सिखाए। एक तो मैंने आपको ये सिखाया कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एंड दूसरा मैंने आपको ये सिखाया कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अलग अलग टाइप के मोशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो आपको दोनों हिसाब से सोचना है कि अगर आपको केस दिया हुआ है, कोई केस कि भाई वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है,
तो उसके ऊपर से आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, और वाइस वर्सा अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, अगर कोई ग्राफ दिया हो तो उसके ऊपर से आपको उसका मोशन कैसे है, कैसा हो रहा है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब वाइस वर्सा दोनों चीज आपको आनी चाहिए कि वो दिया हो, जो आपको इंफॉर्मेशन दिया है तो उसके ऊपर से आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, एंड ग्राफ दिया है तो आपको करना है कि उसका मोशन कैसा है, वो दोनों चीज आपको यहाँ आनी चाहिए। तो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आज का सेशन अभी हम खत्म Sir. करेंगे। हाँ बोलो। The timing वो सैटरडे स्कूल है। हाँ वो टाइमिंग सेट कर लेते हैं। चलो रुजू इज देयर। तो रुजू आपका सैटरडे का टाइम क्या होता है स्कूल का? सर 8:30 to 11:35। अच्छा 8:30 to 11:35। ओके, फिर से बोलो, मुझे फिर से बता दो कितना होता है सैटरडे? सैटरडे 8:30 to 11:35। 8:30 to 11:35। ओके 12। अब किसी और का सैटरडे को स्कूल होता है? हाँ सर, मेरा सही बोल। क्या टाइम है आपका? 10 to 12। अच्छा, मतलब 12 o'clock का आपका सबका खत्म होता है, राइट? यस सर। तो ये जो सैटरडे का टाइम है, क्या मैं उसको 12 o'clock ले जा सकता हूँ? 1:30 को चिराग सर का है। हाँ तो मैं खत्म कर दूंगा ना। हाँ तो चलेगा भाई। तो 10 मिनट आई विल कंप्लीट अर्लियर, 10 minutes earlier than the lecture, ओके? Okay, sir. तो इज इट डू? चलो एक बार मैं वापस से एक बार फाइनली मैं आपका स्केड्यूल आपको बता देता हूँ वापस से, फुल एंड फाइनल मैं स्केड्यूल बता देता हूँ आपको। तो आपके जो टाइमिंग है वो ऐसे है, जो ट्यूसडे का टाइमिंग है वो क्या है? 3:30 to 5. थर्सडे का जो टाइमिंग है वो 6:30 to 8. 6:30 to 8, एंड सैटरडे का जो टाइम है 12 to 1:30। वो 12 to 1:30 है, ओके? एंड संडे का टाइम क्या है? J सर कल JEE का है। कल संडे है? नहीं कल है ना, या कल Extra lecture. डोंट फॉरगेट द लेक्चर फ्रेंड्स, टुमारो वी हैव अ JEE एट द 8 o'clock। रात को 8 बजे हमारा JEE का लेक्चर है, डोंट फॉरगेट द लेक्चर। Yes, कल JEE का सेशन है, सारे बच्चे चाहे नए हो पुराने, सारे बच्चे वो लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, सारे बच्चे को। एवरी स्टूडेंट नीड टू अटेंड, मतलब जो जिसको JEE नीड करना है वो सारे बच्चे कल मिलेंगे मुझे, ओके? Okay. सर बोलो कौस्तव बोलो। ये वीक के लिए है ना सिर्फ फ्राइडे? हाँ, फ्राइडे का जो लेक्चर है वो जस्ट फॉर दिस वीक, अदरवाइज आवर लेक्चर बी ऑन द संडे ऑलवेज। ओके सर, 8 बजे है ना? 8 बजे। 8 बजे। ओके सर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ओके yes, sir. ओके Yes. फ्रेंड्स, वापस से मिलते हैं सैटरडे को। गुड बाय, थैंक यू। सर कल मिलना है ना? कल JEE के लिए मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? आपने सैटरडे बोला ना? नहीं वो रेगुलर लेक्चर के लिए सैटरडे को मिलेंगे। अच्छा ठीक है, बाय सर। बाय।